जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब के बीच में स्थित यह एम्पायर भारतीय इतिहास का गौरवशाली रूप प्रस्तुत करता है, जिसकी स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। 1336 आज से लगभग 700 साल पहले। और जिस तरीके से इस साम्राज्य ने अपने आप को स्थापित किया और भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बना, उसकी कुछ विशेषताओं को हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इसके गौरवशाली इतिहास, इसके कुछ विशेष कार्यक्रमों और प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कुशलता ने किस तरीके से साउथ की जो उस समय की समकालीन राजनीति थी और उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया था। तो विजयनगर एम्पायर को अगर हम आज के टाइम में देखें, ये पिक्चर 50 रुपए के नोट पे भारतीय सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया है और यह दिखाता है उसके गौरवशाली इतिहास के बारे में, जिसकी स्थापना 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किया था। वो साउथ इंडिया में एक तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित होने वाली एक ऐसी साम्राज्य की कहानी थी, जिसने उस समय के राजनीति, उसके परिदृश्य, उसके भौगोलिक और उस समय की महत्वाकांक्षा के को न सिर्फ कम किया था, बल्कि सल्तनत काल में उसको चैलेंज भी किया था। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था। उनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। और हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे इसका नाम संगम राजवंश की स्थापना की। वैसे कहा जाता है तो वहाँ पे कुल अ, अगर देखा जाए तो कई 3 राज्यों ने शासन किया था, ठीक है? और तीनों को अलग-अलग काल में विभाजित किया जाता है। पहला संगम, दूसरा सुलू, तीसरा तुलु या आरावली। तो सबसे पहले संगम वंश के जो शासक थे, उनमें हरिहर, बुक्का, हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड और मल्लिकार्जुन और विरूपाक्षा। इस तरीके से एक वंश का जो शासन काल था इतने समय तक चला। तो क्या और विशेषताएं थी और किस तरीके से इस साम्राज्य ने अपनी अन्य चीज़ों को आज भी उस समय लागू किया था, जिसकी कुछ विशेषताएं आज भी प्रदर्शित होती हैं। हरिहर और बुक्का की स्थापना के बाद विजयनगर एम्पायर में अन्य वंश भी आते हैं संगम के बाद, लेकिन कुछ विशेष स्थितियां अगर देखें तो ये इसकी कुछ चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। विजयनगर जो एम्पायर था, इसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी बेसिकली। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य के आज भी देखेंगे तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके खंडहर आज भी इसको बताते हैं कि ये कितना भव्यशाली था। इसकी जो राजभाषा जो थी तेलुगु थी। और सबसे पहले अगर देखें तो इसके जो संस्थापकों ने इसकी जो स्थापना की थी, तो इन्होंने इसके बहुत सारे विशेषताओं को, उसके ऐतिहासिक संदर्भों को इसमें प्रदर्शित भी करते हैं। तो चलिए और इसको नज़दीक से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें आपकी जो 3 डायनास्टीज़ में आती हैं। संगम डायनास्टी 1336 टू 1485। संगम में मैंने बता दिया उस कुछ विशेष जो राजा थे, जो कि संगम के जो मेन शासक हुए वो हरिहर और बुक्का का जो शासनकाल, इसके बाद हरिहर सेकेंड आते हैं, फिर देवराय फर्स्ट, देवराय सेकेंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्षा। दीज वर द रूलर बेसिकली बिलोंग्स टू द योर संगम डायनास्टी, जो उसकी पहली डायनास्टी थी। नेक्स्ट आप देखेंगे तो सुलवा डायनास्टी 1485 टू 1505। और सुलवा में आप देखेंगे कुछ और इसके बाद तुलवा। इन डायनास्टी को मैं बाद में बताऊंगा इसकी स्थापनाओं को। दूसरा देखेंगे तो निकोलो कोंटी, जो इटली का यात्री था, जिसने विजयनगर की यात्रा की थी देवराय फर्स्ट के शासनकाल में, संगम काल में, और उसने उस समय के विजयनगर की विशेषताओं का वर्णन अपनी बुक में किया है। और
देवराय जो फर्स्ट थे, उन्हीं के काल में तुंगभद्रा नदी पे एक डैम बनाया गया था, जिसको कि वाटर कैनाल और सिंचाई के लिए उसे प्रयोग किया गया। दूसरा आप देखेंगे तो संगम वंश का जो सबसे महान राजा जिसे कहा जाता है, क्योंकि हर एक वंश में एक राजा आएंगे जिनकी अपनी एक विशेषता रही होगी, उस तरह से संगम काल में भी एक राजा थे जिनका नाम था देवराय सेकंड। ठीक है। और अ, इस तरह से देवराय सेकंड के समय में ही फारस से एक राजदूत अब्दुल रज़ाक आया था, जिसने विजयनगर एम्पायर की विशेषताओं, वैभव, खुशहाली, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के बारे में वर्णन किया था। इस तरीके से विजयनगर एम्पायर में संगम डायनास्टी के काल को उसने बेक़ैद किया था। दूसरा अगर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे विजयनगर एम्पायर का, तो जो सेकेंड जो थोड़ी एक और पॉइंट थी कि जो तेलुगु कवि जो थे वो इसमें कोर्टियर होते थे, जो देवराज सेकंड के थे, जिनका नाम था श्रीनाथ। और उन्होंने एक तरीके से देव उनको कहा जाता था देवराज सेकंड को जगबेटकर, जिसको हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। देवराय ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत में महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पे अपना टीका लिखा है। इस तरीके से यह जो वंश था देवराज सेकंड के समय अपने वैभव था। तो जो विजयनगर एम्पायर है, इसकी तीनों डायनास्टी में 3 अलग-अलग स्फेयर आपको नज़र आएँगे। पहला हमने अभी संगम के काल की बात किया था कि किस तरीके से संगम काल में कुछ विशेष जो रूलर हुए, जिनके इन्फ्लुएंस से विजयनगर एम्पायर में एक उसकी अपनी एक विशेषता रही। उसमें कुछ यात्रियों के हमने नाम लिए, जो इटली से निकोलो कोंटी, इसके अलावा फारस से अब्दुल रज़्ज़ाक, और उसके समय के राजाओं का भी हमने यहाँ पे वर्णन किया। दूसरा आपका देखेंगे जो डायनास्टी जो आती है सालू डायनास्टी 1485 से लेकर के 1505, इन बिटवीन जो है सालू डायनास्टी जो है विजयनगर पे कुछ शासन किया है 1485 से लेकर के 1506 तक। इसका शासनकाल बहुत छोटा रहा, और इस शासनकाल के बाद एक जो दूसरी डायनास्टी इस्टेब्लिश होती है, वो जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी, जो इसको की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था 1565 में, वो थी तुलुआ डायनास्टी। यस। और राक्षसी टांगरी का वार आप पढ़ेंगे इसमें। तुलु का महान शासक कृष्णदेव राय था, और वो 8 अगस्त 1509 को शासक बनते हैं, और उन्होंने सालुआ तिम्बा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री सेनापति था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी इसका जिक्र किया है, और कृष्णदेव राय को भारत का उस समय का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा बताया था। तो जो डायनास्टी तुलुआ डायनास्टी थी, इसमें उस समय के जो यात्री थे जिसने विजयनगर एम्पायर में अपनी यात्रा की थी, पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस, तो वह विजयनगर एम्पायर आया था। अब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय, जो कि तुलुआ डायनास्टी में थे। किस तरीके से उन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया था, थोड़ा समझते हैं इसको। विजयनगर एम्पायर में तो कृष्णदेव राय इट वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ एम्पायर। इसके अलावा उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ 8 कवियों की समिति बनाई थी, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता है। बेसिकली इट वाज द क्लासिकल वे ऑफ रूलिंग द गवर्नमेंट, एंड ही एस्टेब्लिश इट 8 फेमस यू कैन से मिनिस्टर, या जो वे लोग जो उनको सलाह देते थे, वो 8 तेलुगु कवि थे जो अष्टदिग्गज कहलाते थे राय के समय में। और दूसरा ये था कि उनकी जो कृष्णदेव राय ने भी तेलुगु में अपनी एक रचना की है, जो काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती है लिटरेचर की दृष्टि से, अमुक्तमाल्यदा, और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। इसके अलावा उस समय के एक फेमस कवि जिनकी रचनाओं को छोटे कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, वो है आपके तेनालीरामन। यस, तेनालीरामन ने भी पांडुरंग महात्म्यम की रचना की थी, जो उनके एक कवि थे अष्टदिग्गजों में से। तो कृष्णदेव राय को ही डिफीटेड बहमनी सुल्तान एंड द किंग ऑफ ओडिशा। राय के समय में स्पेशली किस तरीके से
विजयनगर एम्पायर अपने वैभव को प्राप्त किया, इसकी सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने आपसी छोटे छोटे राज्यों को न सिर्फ जीत करके उसमें मिला लिया, बल्कि उनके साथ उन्होंने रायचूर दोआब में होने वाले जंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इससे जो रायचूर दोआब जो काफ़ी प्रॉस्परस था इन द फॉर्म्स ऑफ द बैटलफील्ड के अलावा, इट वाज अ फील्ड वेयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत बड़े लेवल पे होती थी। गंगा और तुंगभद्रा, सॉरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब को लेकर के हमेशा से सुल्तानों की नज़र थी, और इसमें बेरार, बीदर, अहमदनगर, तो उसको उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया था जीत करके। और एक तरीके से डोमिनिगो पायस हमने कहा था गिव्स एन अकाउंट ऑफ कृष्णदेवराय। ही वॉज केम फ्रॉम, एक तरीके से वो कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया था, और उसने राय के शासन के बारे में लिखा है। दूसरी अगर कुछ बात करें तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है, और वह एक तरीके से आंध्रा में एक तरीके से पितामह का भी उपाधि उनको दिया जाता है। तो कृष्णदेव राय के समय जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही थी कि ही established a strong empire by adding some regional small territories, and establish the forms of the politically stronger, economically stronger. During his reign, the trade was extended through the west, some of the central west regions, and Rai established a very strong, you can say, the state by fortification, multi-layer fortification. Some of the activities came in the era of him, that was महानवमी डिब्बा एंड विरूपाक्षा टेम्पल। कुछ और भी उसकी विशेषताओं को हम जानेंगे, तो वी विल गेट हियर। ओके, इसके अलावा नागलपुर नामक नए नगर, हज़ारा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल, और इसके अलावा वहाँ पे जो सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियाँ होती थी, जिसका सेंटर हम्पी होता था। हम्पी को टेम्पल टाउन के नाम से जानते हैं, और यह शहर अपने टेम्पल, उसके क्लासिकल भवनों के लिए जाना जाता था, जिसमें कुछ मल्टी लेयर प्रोटेक्शन के साथ रूलर या किंग यूज्ड टू लिव देयर, स्पेशली ड्यूरिंग द एरा ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद 1529 में धीरे धीरे अन्य राजा आते हैं, और कृष्णदेव राय के बाद देखेंगे तो अंतिम जो राजा था जिसका नाम था सदाशिव, और इसी के समय राक्षसी तांगरी का वार हुआ था 23 जनवरी 1565 को, और इसमें भीषण युद्ध में राक्षसी तांगरी की इस वॉर में विजयनगर एम्पायर के खिलाफ एक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर के संयुक्त मोर्चे वाली सेनाओं ने युद्ध किया, और इसको राक्षसी तांगरी वॉर कहा जाता है। इस वॉर ने एक तरीके से तुलुआ डायनास्टी को उखाड़ फेंका, हटा दिया, वहाँ से हरा दिया, और इस तरह से विजयनगर एम्पायर से तुलुआ डायनास्टी को जाना पड़ा। नेक्स्ट जो आता है, जिसको कहा जाता है तालीकोटा के बाद, सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाया और शासन प्रारंभ किया, जिसको बोलते हैं अराविडु वंश। यह अंतिम वंश था जो 1570 से 1672 के बीच में शासन किया, लगभग 100 वर्षों तक। और तिरुमल ने सदाशिव को हटा करके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो तिरुमल ने सदाशिव को हटा करके पेनुकोंडा में शासन किया, और अंतिम शासक रहा। इस तरीके से जो एम्पायर अपने चरम पे था, जिसकी वजह से साउथ में बहुत सारे जो डायनास्टीज़ इसके आसपास आती हैं, लेकिन जिस तरीके का व्यवस्था और राजनीतिक प्रभाव और जो चीज़ें थी उसको आज भी देखा जाता है। अगर देखिए तो विजयनगर एम्पायर की जो प्रशासनिक इकाइयाँ जो थी, अगर देखें तो उसका जो डिवीज़न ऑफ पावर देखें तो फर्स्ट प्रोविंस, इसको मंडल कहते थे, कोट्टम या वलनाडु जिला होता था, नाडु मेलाग्राम होता था जो 50 गांव का समूह था, और उसको नीचे होता था लास्ट में उर। अगर छोटे से शुरू करें तो उर यानी ग्राम, मेलाग्राम यानी जिला, वलनाडु, इसके बाद कोट्टम यानी मंगल, मंडलम। तो इस तरीके से मंडलम, वलनाडु, मेलाग्राम एंड ग्राम, दिस वाज द डिवीजन ऑफ, you can say, the power at the all level,
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स के साथ साथ देखेंगे तो द सिटी वॉज फोर्टिफाइड, various inscriptions and monuments still remains, and some of the activities, literature, art, and yes, specific characteristics made by this system। ये भी है कि वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं थी जिसको ग्रामीण इकाई को संगठित करते हुए प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया गया था और जिसको आज भी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के तहत प्रयोग किया जाता है। विजयनगर एम्पायर में कुछ विदेशी यात्री जिसका हमने वर्णन किया उसमें से निकोलो कॉन्टी, ये देवराय फर्स्ट के समय में आया था। अब्दुल रज़्ज़ाक फारस से आया था देवराय सेकंड के समय में। नूनिस अच्युत राय के समय में। डोमिक पायस कृष्णदेवराय और बारबोसा ये भी कृष्णदेवराय के समय में आया था। तो एक तो यात्रियों का था। कुछ जो कर व्यवस्था कैसी थी, कर व्यवस्था जो लिया जाता था विजयनगर एम्पायर में, सबसे बड़ा जो स्रोत था लगान और भू राजस्व, यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे जो दर होती थी, जो टैक्स का, वो 1/6 होता था। और इसमें जो कुछ भूमि जो थी, एक उम्बली थी। उम्बली भूमि वो होती थी जो ग्राम में विशेष अवस्थाओं पे दी जाने वाली होती थी, जिस पे लगान लिया जाता था। और कट्टागी, ब्राह्मण, मंदिर और बड़े भूस्वामी जो स्वयं को कृषि नहीं करते थे लेकिन वो अन्य किसानों को पट्टे पर देते थे, उसको कट्टागी कहते थे। दूसरा, वे कृषक जो मजदूर के रूप में किसी और की भूमि पे रहते थे, क्रय विक्रय करते थे, उसको कुद्दी कहते थे। तो मिला करके विजयनगर एम्पायर में उस समय की स्थिति, और एक और टेम्पल डांसर को देवदासी कहा जाता था जो आजीविका के लिए टेम्पल्स में यूज्ड टू डांस एंड ऑल। इन दिस वे जो अ, जो व्यवस्था थी विजयनगर एम्पायर की अपने समय में चरमोत्कर्ष पे थी। विजयनगर की जो मुद्रा थी पेगोडा और बहमनी राज्य में होड़ चलती थी, जो बगल के राज्यों के बीच में जो डिप्लोमेटिक पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स के आधार पर देखें तो विजयनगर एम्पायर के सबसे महान राजा और उसके वंश में तुलुवा डायनेस्टी का नाम आता है। विद दिस एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर आफ्टर द वॉर ऑफ तालीकोटा बैटल 1565 एंड एक बहुत बड़े साम्राज्य के सिर से अंत होता है। जय हिंद।